गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो एक्सरसाइज 3.1 हमने कर लिया है पिछली क्लास में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे के जाके वीडियो देख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ चीजों को जानना होगा। उसके लिए हमें ये जानना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, उनका सॉल्यूशन किन किन तरीकों से हो सकता है। तो समझिए, जब हमने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा तो हमने देखा कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है कुछ इस तरीके के आ रहे हैं। हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक आया 3x + 6y = 27। चूंकि युग्म है तो एक और होगा। एक मान लीजिए और आया 4x + 5y = 42। ये एक समीकरण का युग्म हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x और y क्या है जी? चर है। x और y चर है। बाकी यहाँ पे 3x का गुणांक है, 6y का गुणांक है और 27 अचर पद है। यहाँ पर भी 4x का गुणांक है, 5y का गुणांक है और 42 अचर पद है। अब थोड़ा सा हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको इसको इस तरीके से थोड़ा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 3x + 6y - 27 = 0 लिख सकते हैं। 27 इधर राइट साइड में है, हमने इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाया तो क्या होगा? साइन चेंज होगा, प्लस में था तो माइनस में। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं। तो 4x + 5y - 42 = 0, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, x और y चर है, बाकी सब आप देखें तो अचर है। तो जो x का गुणांक है हम मान लीजिए इसको a1 लेते हैं, जो y का गुणांक है उसको b1 लेते हैं और जो अचर पद है उसको c1। तो बिल्कुल इसके लिए हम क्या लेंगे? a2, इसको b2 और इसको c2। हम a b c अचर को दर्शाने के लिए लिए। अब ध्यान दीजिए, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो बिल्कुल ये कुछ इस तरीके से है कि ax + by + c = 0। क्योंकि यहाँ पे युग्म में है समीकरण क्या है? युग्म में दो है, इसीलिए एक को हमने a1 b1 c1 लिया तो दूसरे को a2 b2 c2 लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ जी? जो इसका मानक रूप है वो क्या है? ax + by + c = 0, जहां a x का गुणांक है, b y का गुणांक है और c अचर पद है। बिल्कुल इसी के जैसा है ये। तो a1 हमने x का गुणांक ले लिया, b1 y का गुणांक और c1 अचर पद। दूसरे वाले युग में a2 b2 c2 करके ले ली, है ना। यदि और रहता तो a3 b3 c3 करते, लेकिन हम आपके पास युग में है दो ही है तो a1 a2 करके लिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको समझना है कि रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे पता करेंगे। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने उसको ग्राफ में भी निरूपित करना सीख लिया था कि ग्राफ पे कैसे निरूपित करते हैं। तो जब हम वहां पे निरूपित कर रहे थे तो हमारे पास तीन कंडीशन मिल रहे थे कि एक ग्राफ ऐसा होता था, मान लीजिए एक ये है एक समीकरण का, पहले लिख देते हैं, ये x और ये y ये एक समीकरण का ग्राफ हो गया। क्योंकि रैखिक समीकरण है तो आपको एक सरल रेखा ही मिलेगा। दूसरा मान लीजिए उसका कुछ इस तरीके का होगा। अब देखिए, दूसरा ये हो सकता है कंडीशन कि सॉल्यूशन जब करें हम तो एक रेखा, मतलब एक समीकरण का ग्राफीय निरूपण इस तरीके से और दूसरे वाला का इस तरीके से, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, ये हो सकते हैं समांतर। तीसरा ये हो सकता है कि दोनों ही रेखाएं, दोनों ही समीकरण का ग्राफीय निरूपण, दोनों ही समीकरण का ग्राफीय निरूपण बिल्कुल एक ही रेखा के ऊपर हो, दोनों का एक के ऊपर एक, दोनों का एक के ऊपर एक हो। तो यहाँ पे समझिए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात होगा तो उसका हल क्या होगा? तो जो इन ग्राफीय निरूपण में उभयनिष्ठ बिंदु होगा, रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफीय निरूपण में जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वही उस समीकरण युग्म का हल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक समीकरण का ग्राफीय निरूपण और ये दूसरे वाले का। इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ पे? उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों में शामिल है तो कहाँ पे है? जहां पे वो दोनों एक दूसरे को कट किए हैं, यही एक इसका हल
सोल्यूशन हुआ, क्योंकि यही एक बिंदु है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसमें बताइए इन दोनों में कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ है? इस दोनों में है ही नहीं, क्योंकि ये कहीं पे ये दोनों क्या है, समांतर है, बोले भी बिल्कुल समांतर। तो ये क्या, कोई ऐसा बिंदु मिलेगा जो ये दोनों में उभयनिष्ठ होगा? नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें एक हल होगा। क्या होगा जी? केवल एक। क्या होगा? केवल एक होगा, क्योंकि अब इसके बाद तो कहीं मिलने वाला नहीं होगा निष्ठ बिंदु। ये इधर जाएगा इधर और ये इधर जाएगा, इसमें तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा जी? कोई हल नहीं। अब इसमें देखिए दोनों रेखाएं एक ही एक के ऊपर एक है, दोनों रेखाएं, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ है? तो सभी। कहाँ है जी? सभी। अब इसमें कोई भी बिंदु लो, यहाँ पर लो, यहाँ पे लो, चूंकि रेखा है तो हम इसको आगे की तरफ और अंत की तरफ बढ़ा सकते हैं। हमने समझाने के लिए छोटा ले लिया ताकि पता चले कि दो है ना। आप इसको अनंत तक बढ़ाएंगे तो कोई सा भी बिंदु लीजिए, कोई सा भी बिंदु लीजिए, कोई सा भी बिंदु लीजिए इस रेखा पर, वो दोनों ही रेखा पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें अनंत हल होंगे। कितने? कोई भी बिंदु लीजिएगा वो दोनों रेखा पे लाई करेगा, मिलेगा ना। तो इस तरीके से हमको कितना हल मिलेगा? अनंत। आप कोई भी बिंदु लीजिएगा वो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, तो इसमें कितना हल होगा? अनंत हल होगा। कितना हल? अनंत हल होगा। तो इस तरीके से हमको किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के तीन तरीके से हल मिल सकते हैं। ये या तो ये हो सकता है केवल एक हल मिलेगा, केवल एक कहने का मतलब अद्वितीय, उसके जैसा अब कोई नहीं, केवल एक का मतलब अद्वितीय, अब दूसरा है ही नहीं, कोई हल नहीं, इसका मतलब कि कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और तीसरा का अनंत हल है, मतलब आप कोई भी बिंदु लीजिएगा तो फिक्स है, इसको संतुष्ट करेगा। अनंत बिंदु मतलब अनंत हल होंगे, है ना। अब थोड़ा यह भी जान लीजिए कि जिन समीकरणों का कोई हल है, जिन समीकरण युग्म का यदि कोई हल मिलता है, जैसे यहाँ पे केवल एक हल है और यहाँ पे अनंत हल है, इन दोनों का हल है ना, तो जिनका कोई ना कोई हल है, सोल्यूशन है, उनको हम संगत समीकरण युग्म बोले। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण युग्म। और जिनका कोई हल नहीं है उनको क्या बोलेंगे? असंगत समीकरण युग्म। तो जिसका हल मिल गया उनको हम संगत बोलेंगे, जिसका हल नहीं मिलेगा असंगत बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम समझेंगे कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लिखे थे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने लिया जो गुणांक थे, चूंकि युग्म थे, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 करके लिए, तो हम इन गुणांकों की अनुपातों की तुलना करके भी हम पता कर सकते हैं कि किसी समीकरण युग्म का हल कैसे होगा, या कितना किस तरीके का होगा, या कि एक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, या अनंत हल होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। यहाँ पे लिख रहे हैं एक मिनट, यहाँ पे लिख दे रहे अनुपातों की तुलना, समझना है अच्छे से। अनुपातों की तुलना कैसे समझेंगे हम बता रहे हैं। फिर ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, और तीसरा हल, और तीसरा क्या है जी? हल मतलब सॉल्यूशन। तो देखिए किस तरीके से होगा, हम समझेंगे। अब देखिए, यदि ये जो इनके गुणांक है इनका अनुपातों की तुलना करेंगे, तो यदि a1 बाई a2, a1 बाई इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, यदि बस a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, एक और इसमें डाल रहे हैं b1 बाई b2, या फिर इसके अकॉर्डिंग चले थोड़ा, है ना। तो समझिए इस तरीके से कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के, मतलब a1 बाई a2 का अनुपात, a1 बाई a2 का अनुपात b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, जो ग्राफीय निरूपण होगा वो पहले वाले के जैसा, कि वो क्या करेंगे जी? एक ना एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, और उनका हल कितना होगा? तो केवल एक। कितना? केवल एक।
ग्राफीय निरूपण कैसा होगा जी? तो प्रतिच्छेद। कैसा होगा? प्रतिच्छेद। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। समझ में आ रहा है? शॉर्ट में बता रहे हैं। हल में क्या होगा? केवल एक हल। क्या होगा जी? केवल एक हल। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं अद्वितीय। क्या जी? अद्वितीय। ये भी समझ, अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं, बस केवल एक। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 के। a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण होगा वो इस तरीके का होगा कि दोनों ग्राफीय निरूपण क्या होगा? दोनों समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या होंगे जी? एक दूसरे के समांतर होंगे। इसका मतलब कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये क्या होगा जी? इसका ग्राफीय निरूपण तो समांतर। क्या होगा? समांतर होगा। हल में क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ में आया? अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लीजिए तीनों का तीनों बराबर है। इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू था b1/b2 का, तो प्रतिच्छेद हुआ ग्राफीय निरूपण में, और हल कोई नहीं, सॉरी, हल केवल एक, अद्वितीय। यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर था और नॉट इक्वल टू c1/c2 के, तो समांतर मिला ग्राफीय निरूपण, और हल में कोई हल नहीं। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि तीनों के तीनों बराबर। ये भी तो हो सकता है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यदि तीनों का तीनों बराबर है, इसका मतलब कि समीकरण दोनों क्या है जी? एक दूसरे के समान, सॉरी, एक दूसरे के तुल्य है। एक दूसरे क्या है? तुल्य कहने का मतलब बस उसमें कांस्टेंट अलग अलग है, लेकिन तो उसका सिंपल से समझिए, तो उसका हल क्या होगा? ये इस तरीके से दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहे। दोनों के दोनों रेखाएं क्या होंगे जी? मतलब दोनों समीकरण युग्मों का जो ग्राफीय निरूपण होगा वो एक दूसरे के ऊपर ही होगा। तो इस तरीके से इसका कितना हल होगा? अनंत। तो इस तरीके से जब लाइनें होती है तो उसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं जी? संपाती। तो ग्राफीय निरूपण कैसा हुआ? संपाती हुआ। कैसा हुआ? जब लाइनें एक के ऊपर एक रहती हैं तो उनको संपाती रेखा बोलते हैं, है ना? तो ये संपाती हुआ, और हल क्या होगा जी? अनंत। हल क्या होंगे? अनंत। समझ में आया? अब थोड़ा सा समझने के लिए देख लीजिए, ये जो हमने इक्वेशन लिया था, हम इसी से तुलना करके देखते हैं, इसी का सोल्यूशन करके देखते हैं समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a1 इज इक्वल टू कितना है? 3, b1 इज इक्वल टू कितना है? 6 एंड c1 इज इक्वल टू 27, -27। कितना? -27। और a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 5 एंड c2 इज इक्वल टू -42। ठीक, अब समझना है, जब हम a1/a2 करेंगे, a1 तो क्या मिलेगा? 3/4 मिला। अब b1/b2 करते हैं, तो b1/b2 किए तो क्या मिलेगा? b1/b2 किए तो क्या मिला? 6/5, कटेगा नहीं। एंड c1/c2 तो क्या मिलेगा हमको? -27 बटा -42, तो कटेगा कितना से कटेगा? 3 से, तो कितना? 3 9 27, और ये कितना बने? 14। तो हमको क्या मिला? माइनस से माइनस खत्म, तो क्या मिला हमको? 9/14। तो c1/c2 इक्वल टू क्या मिल गया? 9/14। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं जी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। बस हमको एक ही चीज मिल गया पहले ही कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो हम तीसरा चेक नहीं करेंगे कि c1/c2 का क्या है ना, कि वो कैसा है, बराबर है कि नहीं है, प्रेजेंट मैटर। बस हमको एक चीज मिल गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। इसका मतलब इसके ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? तो प्रतिच्छेद करेंगे, और हल कितना होगा? तो केवल और केवल एक। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि हल कौन सा होता है, तो जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही उसका हल होता है। अब चूंकि जब प्रतिच्छेद करेगा तो दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, और इसीलिए इसका एक ही हल होगा। अब उसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा जगह है, तो हम बता दे रहे हैं आपको कि सपोज कीजिए कि ग्राफ पेपर तो हमारे पास यहाँ पे दिखा नहीं सकते बोर्ड पे, है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में आपने ग्राफ को ड्रॉ किया, ये एक्स इज एक्स, ये वाई और ये वाई, इस तरीके से हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, जब आप इसका रेखा खींचिएगा, ग्राफीय निरूपण कीजिएगा, तो कुछ भी मिले वो इस तरीके के मिल सकते हैं, है ना। मतलब एक कहीं ना कहीं वो प्रतिच्छेद करेंगे ही करेंगे, और उनका
केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा जहां पे वो प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए अब एक्सरसाइज हम 3.2 देखते हैं। आपका जो भी उसमें थोड़ा मोड़ा डाउट रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं कितने जी? तो 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है। लेकिन लड़का कितना है, लड़की कितना, ये हमको पता नहीं। टोटल कितने? 10 है। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, कितना? 10। लेकिन कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं ये हमको पता नहीं है। तो सोल्यूशन जब करेंगे तो नंबर फर्स्ट क्या है जी? हल। क्या दिया गया है तो लिख देंगे, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या इज इक्वल टू कितना है जी? 10। अब हम मानेंगे, मान लिया, क्या मान लिया जी? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू x तथा लड़कों की संख्या इज इक्वल टू y। ठीक, इतना हुआ ना? तो हमको क्या मिलेगा? इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? 10 मिलेगा। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, तो कुल मिला के 10 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ही होंगे। अब फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जो x है वो किसके बराबर है जी? तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितना है? y। तो x जो है y प्लस 4 के बराबर है ना जी? तो एक हमको ये मिला समीकरण, एक मान लिया, और दूसरा ये मिला कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। थोड़ा सा हम इसको भी सॉल्व किए। यहाँ पे पहला हमने ले लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 10, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 10। हमने लड़कियों के ले लिया था x और लड़कों का y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम भी उसको उसी फॉर्म में लाएंगे, तो क्या होगा? x प्लस वाई 10 इक्वल टू के राइट साइड है, हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, तो क्या होगा? माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हुआ। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, दूसरा ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या मतलब कि y जो है, तथा लिख दे रहे हैं y जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि x प्लस 4। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो कैसे लाएंगे? सॉरी y नहीं, लड़कियों की संख्या x है, ध्यान रखना है, लड़कियों की संख्या क्या लिया हमने? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये हुआ। तो हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो क्या होगा? x माइनस वाई और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही होगा। x y को हमने लेफ्ट साइड लाया तो प्लस में था तो माइनस में, 4 भी प्लस में है तो माइनस में, तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। तो ये देखिए, ये बीजगणितीय निरूपण हो गया, इस प्रश्न का बीजगणितीय निरूपण हुआ है। हमको इसका ग्राफीय निरूपण करना है और इसका हल प्राप्त करना है। तो जब हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले टेबल बनाएंगे समीकरण 1 के लिए और फिर उसके बाद समीकरण 2 के लिए। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, क्या जी? समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए तो क्या होगा? यहाँ पे हम दोबारा सा टेबल ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 के लिए हम यहाँ रखते हैं x, तो नीचे क्या रहेगा? y। तो y इज इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप कि y इज इक्वल टू क्या मिलेगा समीकरण 1 में? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 10 माइनस x, यही ना मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं 10 माइनस
एक्स। कोई दिक्कत? अब चलिए हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 10। अब यदि हम y इक्वल टू 0 ले लें, y इक्वल टू क्या ले लें, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, या फिर चलिए x का ही वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेगा 2, चलिए 2 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 8। अब क्या ले लें x का वैल्यू -2, -2 लें, चलिए -2 ले, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 10 -2, तो क्या हो जाएगा 10 + 2, तो क्या मिल जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12 हुआ। इस समीकरण 1 के लिए हुआ। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए लेंगे तो उसी तरीके से टेबल बनाइए। ऊपर x और नीचे y, तो y इक्वल टू क्या होगा इसमें, y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा x - y - 4 इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को आप इस तरफ ला दीजिए, तो माइनस में है तो प्लस में, तो y इक्वल टू x - 4 मिलेगा। क्या मिलेगा x - 4, क्योंकि केवल y को लाएंगे आप इधर तो y प्लस में आ जाएगा, 4 तो इधर ही आएगा, तो x - 4 रह जाएगा और y इधर, तो y इक्वल टू x - 4, x - 4। कोई दिक्कत? तो चलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या लें, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वैल्यू ऐसा ले जो इजी हो। तो x का वैल्यू यदि 0 लेते हैं, y का वैल्यू -4, यदि x का वैल्यू हम क्या ले लें 4, ध्यान रखिए x का वैल्यू क्या ले लें हम 4, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 0। x का वैल्यू ले लें 2, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा -2। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों के लिए टेबल हो गया। अब हम इसका करेंगे ग्राफीय निरूपण। जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ग्राफ तो है नहीं, हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसको अच्छे से समझाने के लिए। इधर देखिए छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, x में ज्यादा y में चाहिए, कट जाएगा ना सर, बात नहीं कीजिए। इधर देखिए, हाँ ऊपर वाला तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लिख भी दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिक्कत होने लगेगा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर नीचे रहेगा -1 -2 -3, इधर भी माइनस नहीं रहेगा सर, -4 -5 -6 -7 -8। अब ध्यान दीजिए, जब x का वैल्यू 0 तो y का कितना 10, तो x 0 यहाँ पे y 10, इसका मतलब कि यहाँ पे आया। जब x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना 8, तो आपका कुछ यहाँ पे आएगा। अब देखिए x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 12, x का वैल्यू -2 इधर -2, y का वैल्यू कितना 12, तो कुछ यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये समीकरण 1 के लिए हो गया, मतलब पहले समीकरण के लिए। अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है जी -4 किधर है इधर है। जब x का वैल्यू 4 इट मीन यहाँ पे, तो y का वैल्यू 0, इसका मतलब यहीं पे होगा, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 यहीं पे है ना। दूसरा x का वैल्यू 2 तो y इक्वल टू -2, x का वैल्यू 2 यहाँ पे तो y इक्वल टू -2 कुछ यहाँ पे। समझ में आया? अब देखिए जब आप इसका क्या करेंगे ग्राफीय निरूपण करेंगे, तो स्केल की मदद से आप लेंगे और इसका क्या करेंगे ग्राफीय निरूपण करेंगे, मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके के आएगा, इस तरीके से, और इसको जब आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा। अब देखिए इन दोनों ग्राफीय निरूपण में, इन दोनों समीकरणों के ग्राफीय निरूपण में कौन सा बिंदु आपको वनिष्ठ दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद किए, यही है। तो जहाँ पे बिंदु उभयनिष्ठ मिले वही क्या है जी उसका सोल्यूशन है, वही उसका हल है। तो इसका मतलब यही क्या हुआ, इसका हल हुआ। तो इसका हल क्या होगा, तो जब आप ग्राफ पे करेंगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा, जहां पे वो कट करेगा आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे कट कर रहा है ना। ग्राफीय निरूपण में ये वैल्यू कहाँ पे है, जैसे देखिए ये 6 और 7 के बीच लाई कर रहा है, और इधर y के सापेक्ष देखेंगे तो 2 और 3 के आसपास है, तो ग्राफ में एग्जैक्ट पता चल जाएगा। और ये जो बिंदु होगा वही क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। और इसका सोल्यूशन कैसा होगा, केवल एक। कैसा होगा जी, केवल एक का मतलब अद्वितीय होगा। समझ में आया, केवल एक हल। तो आप ग्राफ में इसको अच्छे से हल करेंगे और जो बिंदु ये होगा
वही क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है जी, 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी वही चीज कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसको क्या करेंगे, मानेंगे। कोई चर हम मानेंगे उनको। तो इसमें क्या है जी, बुक है, सॉरी पेंसिल है और कलम है। तो लिखेंगे नंबर 2 का सॉल्यूशन हल। मान लिया क्या मान लिया जी, तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसलिए क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो 5 पेंसिल का मतलब क्या है, एक पेंसिल का यदि x रुपया है तो 5 पेंसिल का 5x प्लस 7 कलम मतलब कि 7y इज इक्वल टू कितना है जी, 50। क्या है, 50 रुपये। तथा फिर क्या कह रहा है दूसरा, इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको हमने ले लिया समीकरण। ठीक, अब दूसरा इसी प्रश्न में दूसरा क्या करना है जी, तथा एंड 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल बिल्कुल हट गया, मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है जी, करे 46 रुपया है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। इसको भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देंगे। तो 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब हमको क्या करना है जी, तो इसका सबसे ऊपर ही लिखा था कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले समीकरण बनाइए और फिर ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण तो बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए क्या जी, समीकरण 1 के लिए टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, सामने देखो टेबल बनाएंगे जिसमें एक में क्या रहेगा x और दूसरे में y। अब देखिए ऊपर x और नीचे y, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। तो कितना है 7x पहला है 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0, यही है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 7y इज इक्वल टू 50 को इधर ले जाते हैं तो 50 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में, और 5x आएगा इधर तो माइनस में 5x होगा। y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 50 माइनस 5x बटा 7 होगा। तो चलिए x का वैल्यू यदि हमने 0 रखा, क्या रखा, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमको, यही मिलेगा 50 बटा 7। लेकिन हम ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे 0 तो हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान दो हम डेली यही बताते थे, हम क्या करेंगे, हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो हमको आसानी हो ग्राफ में लेना। जब ग्राफ का सोल्यूशन करेंगे तो आसानी हो, मतलब इसका भी सोल्यूशन हम y का वैल्यू निकाले तो इजीली मिल जाए, है ना, ताकि पॉइंट लेने में दिक्कत ना हो। तो देखो नीचे कितना है 7, नीचे कितना है 7, तो हम ऊपर एक ऐसा वैल्यू लेंगे ताकि इसमें से माइनस हो ना तो क्या हो, वो डिवाइड हो जाए। तो यदि देखो हम x का वैल्यू 3 ले, कितना ले ले, ध्यान दीजिए, तो 5 3 15, x का वैल्यू 3 लेंगे तो 50 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 लिए तो 35 होगा। अब 35 बटा 7 कटेगा कि नहीं, आसानी से कट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। समझ में आया। अब दूसरा मान लीजिए कि हम क्या रख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। यदि हम y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, y इज इक्वल टू, तो x का कितना होना चाहिए, y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, है ना। तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा, 50 माइनस 7y। तो क्या होगा जी, y का वैल्यू हमने 0 रखा तो 50 या माइनस ये तो 0 हो जाएगा।
ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, होगा। तो क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू 10, है ना। इसका मतलब कि यदि हम x इज इक्वल टू 10 रखते हैं, x इज इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिला ना। यही समझ लीजिए कि हमने x इज इक्वल टू 10 रख लिया, क्या रख लिया, x इज इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिला, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब हालांकि आप चाहे तो 2 पॉइंट ही हमको पर्याप्त है ग्राफ खींचने के लिए, 2 पॉइंट ही, लेकिन एक और ले लेते हैं। तो अब एक क्या ले बताइए, हमको आसानी होना चाहिए, ध्यान रखें। तो यदि मान लीजिए 5 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 6 रखते हैं तो 6 5 30 नहीं होगा, यदि 2 रखते हैं तो भी नहीं होगा, तो इसको हम 2 ही रहने दें, या फिर 5 लेंगे तो भी नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। डेसिमल में ऐसे आप भी देख रहे हैं कि नीचे क्या है, 7 है, तो इसका दशमलव प्रसार भी करेंगे तो क्या मिलेगा, अनवसानी अनावर्ती, तो ये समाप्त होगा नहीं। तो 2 ऐसे ले लिए पॉइंट जिसमें क्या हो जाएगा, आसानी से कट गया, तो 2 ही रहने देते हैं, इसके लिए ग्राफ खींचने के लिए पर्याप्त है ना। अब इसी में देख लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2 के लिए किसके लिए जी, अब समीकरण 2 के लिए आप अपनी कॉपी में इसको नीचे लिखेंगे। समीकरण 2 के लिए भी ऐसा ही टेबल बनाएंगे, चलिए ऊपर x और नीचे y, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप निकाल लीजिए कि y इज इक्वल टू क्या होगा। तो समीकरण 2 यहाँ पे है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 46 माइनस 7x मिलेगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 46 माइनस 7x बाई 5 यही मिलेगा। अब नीचे देख रहे हैं 5 है, कोई वैल्यू लेंगे तो कट ही जाएगा आसानी से, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ऐसे वैल्यू ले जो हमको ग्राफ में ढूंढना इजी हो, है ना। तो चलिए हम x का वैल्यू क्या ले, x का वैल्यू यदि मान लीजिए हम 1 लेते हैं तो 739 आएगा, यदि 2 लेते हैं तो 14 घटेगा तो 32 आएगा, कुछ हद तक ठीक रहेगा, है ना। और यदि 4 लेते हैं तो 28, है ना, तो 16 और 2 18, चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे उतना नहीं सोचते हैं, हम लेते हैं 3 लेते हैं, ठीक, तो ठीक रहेगा। 3 लिए तो कितना आ गया, 21, है ना। तो अब कितना बचेगा, 21 माइनस कीजिएगा तो 25 बचेगा, तो 5 आसानी से कटेगा। यदि x का वैल्यू हमने क्या ले लिया 3, तो 46 माइनस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21/5, तो कितना आ जाएगा, 46 में से 21 गया, 25/5 कटेगा, कितना मिल जाएगा 5, तो y का वैल्यू आ गया 5। अब क्या ले, तो x का वैल्यू यदि हमने 2 लिया है, x का वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं तो 7 दूना 14, तो 32 आएगा, है ना, कितना आएगा 32 और नीचे 5, तो कितना मिलेगा हमको, 5 6 30 और 5 चौके 20, 6.4। तो x का वैल्यू यदि हमने क्या लिया जी 2, तो क्या बचा, क्या मिला हमको y का वैल्यू 6.4। यहाँ पर भी 2 पॉइंट ले लिए हैं, सफिशियंट है, हालांकि चाहे तो आप और ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इजी है तो ले सकते हैं, क्या और कोई ले ले तो बोलिए। तो इसको हटाते हैं, ये 2 पॉइंट हो गए हैं, क्या ले लिया, अब x का वैल्यू मान लीजिए हम 4 लेते हैं, तो 4 लेंगे तो कितना बचेगा, 16 2 18, है ना। तो चलिए यदि x का वैल्यू 4 लेते हैं तो 46 माइनस कितना होगा 28/5, तो क्या बचेगा आपका 18/5 कटेगा, 5 दिया 15 बचेगा 3, तो 5 6 30, है ना। तो 3.6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 4 तो 3.6, कोई दिक्कत नहीं ना, बस अब हो गया, ग्राफ आप खींच सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप यूनिट कितना का लेंगे, 1 यूनिट ग्राफ में 10 का लेना पड़ेगा, कितना का, हाँ देखिए अब इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफीय विधि से इसका हल करना है, क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, राइट साइड धनात्मक और लेफ्ट साइड ऋणात्मक, यहाँ पे 0, तो चलिए पहले के अकॉर्डिंग यदि हम लेते हैं, पहले समीकरण 3, तो y का मान कितना 5, तो यदि x का मान 3 है इधर, चलिए दे ही देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 रहने देते हैं। x का वैल्यू हाँ 10 तक जाएगा ना, चलिए कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ है 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब देखिए यदि x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू कितना 5, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 5, यहाँ पे आएगा कुछ। अब देखिए फिर x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू कितना है
0, मतलब कि यहीं पे x का वैल्यू 10, सॉरी x का वैल्यू 10 इधर ना होगा जी, x का वैल्यू 10 है ना, 8 9 10, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0 यही पे होगा, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। फिर देखिए समीकरण 2 के लिए बैठे, तो ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींच लीजिए आप, तो आप इसको मिलाएंगे है ना, स्केल के मदद से क्या करेंगे आप इसको मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, दो बिंदुओं के बीच एक सरल रेखा तो आसानी से खींची जा सकती है ना। ये हुआ, ये समीकरण 1 का ग्राफीय निरूपण हुआ ना। अब समीकरण 2 का x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5, यही पे आ रहा है। अब देखिए दूसरा, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 6.4, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 6.4, वो कहाँ आ जाएगा, तो कुछ इधर जाएगा है ना, इसके y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6.4, कुछ इधर जा रहा है ना, क्योंकि 10 का यूनिट लिए हैं तो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक स्क्वायर को भी 10 भाग में बांटा गया होता है, तो चौथा पॉइंट लेंगे है ना। यहाँ पे हुआ, अब देखिए x इज इक्वल टू यदि 4 तो y इज इक्वल टू कितना 3.6, इसका मतलब कहीं पे यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आएगा ना। तो अब क्या करेंगे हम इसको मिलाएंगे, ये हो गया ना समीकरण 2 के लिए, तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ये कटा, तो ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। आपको कहा कि ग्राफीय निरूपण से हल ज्ञात कीजिए, तो आपको भी पता है 3 तरीके से ही हो सकते हैं, प्रतिच्छेद करेगा तो केवल और केवल एक हल, समांतर होगा तो कोई हल नहीं, और यदि संपाती हुआ मतलब एक ही के ऊपर एक दूसरा तो अनंत हल। तो यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद हो रहा है तो एक ही हल मिलेगा, कौन सा, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे, तो ऐसे आपको भी पता है कि ये कौन सा पॉइंट है, तो 3 और 5 दोनों में कौन है, तो इसका हल क्या हो जाएगा 3,5, इसका मतलब कि इसका हल निकलेगा तो x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा आंसर है ना। तो अब ग्राफ से अच्छे से इसको बनाएंगे और इसको करेंगे है ना। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 का नंबर 2, उसमें क्या कर रहा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कोमा समांतर है अथवा संपाती है। तो समीकरण युग्म आपको दिया गया है और उसके अनुपातों की तुलना करना है। तो देखिए नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण हो गया दो चर वाला। फिर दूसरा दिया है 7x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण हो गया दो चर वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हल जब हम करेंगे तो लिख देंगे, दिया गया क्या दिया गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार आपको पता है ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 और ये b2 और ये c2, तो लिख देंगे दिया गया a1 इज इक्वल टू कितना 5, b1 इज इक्वल टू कितना -4 तथा c1 इज इक्वल टू कितना 8, फिर लेंगे a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू -6 तथा c2 इज इक्वल टू -9 है ना। इसलिए पहले अनुपातों की तुलना करना है, तो पहले निकालेंगे a1/a2, तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 5/7, कटने वाला नहीं है, कॉमा दे देंगे। अब दूसरा निकालेंगे क्या b1/b2, तो क्या मिलेगा -4/-6, तो माइनस से माइनस खत्म और 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या मिलेगा आपको 2/3 तथा क्या मिलेगा c1/c2, तो c1/c2 इज इक्वल टू 8/-9, तो हम इसको अच्छे से लिख देंगे माइनस में 8/9, क्योंकि नीचे कभी भी हम ऋणात्मक संख्या को नहीं रखते है ना, तो माइनस ऊपर चला गया। ठीक, अब देखिए आप देख सकते हैं कि ध्यान दीजिए कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का जो वैल्यू है, क्या इसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, नहीं है, तो लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू b1/b2, तो बताइए जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं था तो कैसा था, क्या हो रहा था, प्रतिच्छेद हो रहा था कि समांतर था कि प्रतिच्छेद संपाती था, प्रतिच्छेद करता था, तो क्या हो जाएगा दिए गए तो लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं
निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर एक बिंदु पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, ये हो गया सोल्यूशन, है ना। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होगा जी, अतः दिए गए समीकरण एक द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए इसके जो आगे क्वेश्चन है नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, इसमें से हमने एक बता दी कि यदि a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल टू है तो क्या होगा जी, दिए गए समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से 2 और क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अनुपात निकालना है। देखिएगा आगे का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का जो है, इसमें क्या कर रहा है कि अनुपातों की तुलना करके आपको बताना है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा कि एक अद्वितीय हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है नंबर 1 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, यही है। हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ क्या जी, a1 इज इक्वल टू क्या है 3, b1 इज इक्वल टू क्या है 2 तथा c2 इज इक्वल टू माइनस 5, सॉरी c1 इज इक्वल टू माइनस 5 है। a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 5 तथा a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 तथा c2 इज इक्वल टू माइनस 7। इसलिए क्या करेंगे जी, अनुपातों की तुलना करना है नंबर 3 में। तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या होगा 3/2, कटने वाला नहीं है, हो गया, b1/b2 क्या मिलेगा 2/-3, तो मिल जाएगा माइनस में 2/3 तथा c1/c2 तो क्या मिलेगा हमको c1/c2 तो क्या मिलेगा -5/-7, तो माइनस माइनस खत्म, क्या मिल गया 5/7। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 b1/b2 के बराबर है नहीं, क्योंकि इधर माइनस में है ना, और ये प्लस की बात छुड़ी नहीं, ये 3/2 है और ये -2/3 है ना, और ये तो उसकी बात हट गई है ना। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लिख देंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए क्या होगा जी, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कितना हल होगा जी, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है जी, तो एक दूसरे के समांतर, वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और इसीलिए कोई हल नहीं होता है। कोई दिक्कत, सही है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में क्या होता है जी, प्रतिच्छेद करता है ना, तो एक हल होगा। अरे तुम सब रोकता भी नहीं है, इतना भी याद नहीं रखता है। दिए गए समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का कितना जी, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ये आंसर होगा। क्यों, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का जो ग्राफीय निरूपण होगा उसमें क्या होगा जी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वो उसका हल होगा। तो इसका केवल और केवल एक ही हल होगा, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है ना। तो ये पहला नंबर हुआ, ये नंबर 1 था। फिर नंबर 2 देखिए, नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है इसमें का, नंबर 2 है 2x माइनस 3y
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। आगे बोलिएगा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। यही है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देंगे तो क्या मिलेगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और ये क्या मिलेगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा जी, तो लिखेंगे यहाँ a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 8 तथा a2 इज इक्वल टू 4 कोमा b2 इज इक्वल टू माइनस 6 तथा c2 इज इक्वल टू माइनस 9। कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे अनुपातों की तुलना, इसलिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या होगा जी 2/4 कटेगा 2 बार, तो कितना मिल गया 1/2। अब किसका जी, तो b1 बाई b2 का, तो b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 6, तो माइनस से माइनस खत्म और 3 से 6 2 बार क्या मिल गया हमको 1/2 मिला। एंड c1 बाई c2 क्या मिलेगा माइनस 8 बाई माइनस 9, तो हमको मिल जाएगा 8/9। अब क्या लिखेंगे, अब कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 के, तो लिखेंगे क्योंकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता था जी, तो समीकरण युग्मों का ग्राफीय निरूपण कैसा होता था, एक दूसरे के समांतर क्या होता था, इसका मतलब वो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करते थे और इसीलिए उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो लिख देंगे इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जल्दी से लिखे, इसको नोट कीजिए नोटबुक में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ये क्या कह रहा है जी, तो क्वेश्चन क्या है बोलिए, क्वेश्चन है 3/2x क्या है जी प्लस 5/3y प्लस 5/3y बोलिए इज इक्वल टू 7। और दूसरा इसमें क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, यही है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देंगे थोड़ा, तो क्या होगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब लिखेंगे वैसे ही, यहाँ क्या है जी, तो a1 इज इक्वल टू कितना है बताइए, a1 इज इक्वल टू 3/2 कोमा b1 इज इक्वल टू 5/3 तथा c1 इज इक्वल टू माइनस 7 फिर तथा a2 इज इक्वल टू कितना है जी 9 कोमा b2 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 14, यही है। इसलिए क्या करेंगे आप अनुपातों की तुलना a1 बाई a2 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए a1 बाई a2, a1 कितना है जी 3/2 कितना है 3/2 कितना है 3/2 और a2 कितना है 9। अब ध्यान दीजिए a1 है 3/2 और a2 कितना है जी 9, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a1 3/2 है, इसका मतलब ऊपर आता है 3/2 इस तरीके से, और a2 यदि 9 है इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/9। इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी इस तरीके से हो कि a बाई बी बटा सी हो, a बाई बी बटा सी, तो नीचे क्या मान लेते हैं, ध्यान दीजिए इधर नीचे क्या मान लेंगे हम 1, तो देखो अब a बाई बी बटा सी बाई डी, यहाँ पे मेन बटा ये है, मेन बटा कौन है जी बी और सी के बीच वाला, तो इसका क्या होगा सोल्यूशन, तो ऊपर वाला वैसे ही रहता है और नीचे वाला उलट जाता है ना, तो ये हो गया a बाई बी इंटू 1 ऊपर चला गया और सी नीचे, तो हमको क्या मिल जाएगा a बाई बी सी मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/2 इंटू 1/9, तो हमको क्या मिल जाएगा कटेगा 3 3 9, तो क्या मिल गया 1/6 मिला। अब हम करेंगे
B1/B2, B1/B2। तो B1/B2 में क्या मिलेगा, इधर देखिए 5/3 क्या है जी, B1 क्या है 5/3 बटा B2 -10। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो 5/3 गुना माइनस में 1/10 हो जाएगा। ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, ये मीन बटा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, वही ना कि 3/2, और ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, तो ये उलट गया है ना, तो कटेगा 5 से 10 2 बार में, तो क्या मिल गया फिर से आपको, अब माइनस में 1/6 ये मिला, इसमें माइनस में मिला, ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे जी, इसको इरेज कर रहे हैं। अब C1/C2 क्या होगा, C1/C2, तो C1 कितना है -7 एंड C2 -14, माइनस से माइनस खत्म, 7 से 14 दो बार में खत्म, तो कितना मिला 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है जी, क्या मिल रहा है, चूंकि A1/A2 क्या है जी बताइए, A1/A2 हमको मिला 1/6 और B1/B2 मिला है माइनस में 1/6, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो नॉट इक्वल टू है तो क्या होगा जी, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो सॉल्यूशन कितना होगा, केवल एक, तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, इसको नोट कीजिए। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बताना है ये संगत है कि असंगत है, और यदि संगत है तो उसका हल करना है, असंगत है तो हल नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि संगत समीकरण युग्म कौन होंगे, तो जिनका कोई हल होगा, चाहे वो एक हल हो या अनंत हल हो, जिनका हल होगा उन रैखिक समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं जी, संगत, क्या बोलते हैं, संगत रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं, और जिनका कोई हल नहीं होता उनको असंगत, और असंगत जिसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल किसका नहीं होता था, जिसका ग्राफीय निरूपण एक दूसरे के समांतर था, है ना, इसका मतलब जिसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, और उसका हम ग्राफीय निरूपण नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई हल है ही नहीं, और इसके अलावे चाहे एक हल हो या अनंत हल हो, हम उसका क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, संगत होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यही है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देंगे थोड़ा, तो क्या होगा जी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ क्या जी, A1 इज इक्वल टू क्या है 1, A1 इज इक्वल टू क्या है 1, कुछ नहीं है तो इसके साथ गुना में 1 है ना, तो B1 इज इक्वल टू क्या है 1 एंड C1 इज इक्वल टू क्या है -5, तथा A2 इज इक्वल टू क्या है जी 2, B2 इज इक्वल टू क्या है 2 एंड C2 इज इक्वल टू -10, यही है। तो अब क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना, इसलिए A1/A2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -5/10, माइनस से माइनस खत्म, और 5 से 10 2 टाइम्स, तो क्या मिलेगा 1/2 मिला। तो क्या देख रहे हैं हम 1/2, इसका मतलब लिखेंगे चूंकि क्या जी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इस स्थिति में क्या होता था जी, समीकरण युग्म का अनंत हल, हाँ क्योंकि देखा है ग्राफ क्या होगा
संपाती क्या होते थे? संपाती। और जो संपाती होंगे उनके अनंत हल या अनेक हल, है ना। तो लिख देंगे अतः अतः दिए गए समीकरण युग्म का अनंत हल है। इसलिए वो ठीक है ना। कहाँ पे? यहाँ पे माइनस में 1/6 है, ध्यान दो, इधर 1/6 है ना। यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे देखिए, वहां पे अब तो हो गया। अतः दिए गए समीकरण युग्म का अनंत हल है, इसलिए क्या कहेंगे जी? समीकरण युग्म क्या है जी? संगत है कि असंगत है? संगत है। क्या है? संगत है। अब संगत है तो क्या करना है? इसका ग्राफीय निरूपण करना पड़ेगा। यदि संगत है तो क्या करना पड़ेगा? ग्राफीय निरूपण। तो देखिए हम इसका ग्राफीय निरूपण यहाँ पे कर रहे हैं, तो थोड़ा समझना है ना। ग्राफीय निरूपण के लिए क्या करते थे? तो ये समीकरण 1 हुआ ना जी, और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 के लिए लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए टेबल बनाएंगे तभी ना हल होगा ग्राफीय। क्या होगा जी? समीकरण 1 के लिए ऊपर x और नीचे y। हम कम से कम 2 हल ले सकते हैं, अधिकतम आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, है ना। तो ऊपर x और नीचे y, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा 5 माइनस x। यदि x का वैल्यू हमने 0 लिया तो y का वैल्यू 5, और यदि हमने x का वैल्यू 5 ले लिया तो y का वैल्यू 0। यदि x का वैल्यू 1 ले लिया तो y का वैल्यू 4 होगा। ये समीकरण 1 के लिए हो गया। समीकरण 2 के लिए बिल्कुल ऐसा ही, समीकरण 2 के लिए ऐसे ही टेबल बनाएंगे। ऊपर x और नीचे y, तो y इक्वल टू इसमें क्या मिलेगा? ध्यान देना है, ये थोड़ा इसमें ध्यान दे दो कि यदि हम कॉमन ले 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है ना, समीकरण 2 में। तो ये 2 कॉमन ले, तो देखो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। 2 समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 हमने क्या किया? इसको इधर ला दिया, इधर मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा तो इक्वल टू में आएगा ना। मतलब हम इसको समझाने के लिए बता रहे हैं एक स्टेप और, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। और इधर 2 गुना में है तो आएगा भाग में, तो 0/2 क्या मिलेगा हमको? 0। तो हमको फिर से वही मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमको पता करना है वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इधर 5 माइनस एक्स, यही मिला ना। देखो इधर जाएगा 5 और माइनस एक्स। अब थोड़ा समझ भी सकते हैं यहाँ पे, देखो दोनों जो समीकरण है ये क्या है? तुल्य समीकरण है। क्या जी? क्योंकि देखो पहला समीकरण में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही समीकरण मिलेगा जो समीकरण 2 है। सोचो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो इसी ऐसे समीकरण को हम तुल्य समीकरण कहते हैं। और जो तुल्य समीकरण होते हैं उनका हल अनंत होते हैं, है ना, क्योंकि वो एक के ऊपर एक ही होंगे। अब देखिए तो ये भी वही आया, y इज इक्वल टू क्या आया जी? 5 माइनस एक्स। अब इसका भी यदि हम हल निकालेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। 0 तो 5 तो 0 1 तो 4 मिलेगा। अब यदि हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, क्या करेंगे जी? ग्राफीय निरूपण बिता रहे हैं, ग्राफीय निरूपण करेंगे तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5, x 0 यहाँ पे y 5 कहीं मान लीजिए यहाँ पे। यदि y का वैल्यू x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 0, कहीं इधर होगा ना जी। ये है 0,5 और ये है 5,0। अब एक तीसरा भी है कि x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, कहीं इधर होगा ना जी इधर। अब देखिए ये है 1,4, यही है। अब आप देखेंगे ये समीकरण पहले वाले के लिए हो गया, यदि दूसरे वाले के लिए लेंगे तो वो भी इसी पे होगा, दोनों का पॉइंट सेम ही हल। तो यदि हम ग्राफ खींचेंगे इसका गणितीय निरूपण करेंगे तो आप देख ही रहे हैं ये एक सरल रेखा होगा, तो पहले वाला का भी यही और दूसरे वाले का भी यही।
तो दोनों एक के ऊपर एक लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, संपाती है, और संपाती है तो इसके कितने हल होंगे, अनंत। अनंत क्यों, क्योंकि कोई भी बिंदु लीजिएगा, कोई भी बिंदु लीजिएगा, इस लाइन पे कोई भी बिंदु लीजिएगा, वो बिंदु इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, कोई भी बिंदु। इसीलिए यदि ग्राफीय ऊपर संपाती है तो उनके कैसा हल होंगे, तो अनंत। कैसा, समझ में आया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है अपने से बना लीजिएगा, पहले उसका क्या करना है कि, तो बिल्कुल जैसा नंबर 3 वाला पढ़े हम लोगों ने, कि पहले हमने क्या किया, अनुपातों की तुलना किया, वहां से पता किया कि इसका कैसा हल है। यदि हल है चाहे एक या अनंत, तो वो रैखिक समीकरण कैसा होगा जी, संगत होगा। अदरवाइज जिसका कोई हल नहीं है वो क्या होगा, असंगत होगा। तो जिसका असंगत होगा उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, उसका हल हमको नहीं निकालना है। जो असंगत होगा बस यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण असंगत है, हो गया उसका सोल्यूशन। जिसका संगत होगा उसी का ग्राफीय निरूपण हमको करना है। समझ में आया, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बैठिए, एक आयताकार बाग जिसका क्या कर रहा है जी, लंबाई चौड़ाई से कितना, 4 मीटर अधिक है। फिर का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, का अर्ध परिमाप कितना जी, 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिसके बारे में हमको नहीं पता है हम क्या करेंगे जी, मानेंगे, चर मानना पड़ेगा। तो मान लिया आयताकार बाग की लंबाई x और चौड़ाई y, तो पहले लिखेंगे, मान लिया आयताकार बाग की लंबाई इज इक्वल टू x तथा चौड़ाई इज इक्वल टू y, है ना। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे जी, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि चौड़ाई जो है आयताकार बाग की, सॉरी लंबाई कितना जी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या लिया है, x इज इक्वल टू क्या कर रहा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब y प्लस 4, यही ना कर रहा है। हम इसको थोड़ा स्टेनो फॉर्म में ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया एक। अब फिर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो ये बताइए पहले आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पूरा परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप का मतलब क्या, आधा, तो इसका आधा क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो कटेगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, अर्ध परिमाप एल प्लस बी मिलेगा। फिर लिखेंगे तथा अर्ध परिमाप कितना दिया जी, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 36। तो x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2, है ना। अब इसकी विमाएं ज्ञात करना है कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसे ज्ञात करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ रहे थे, किस विधि से ज्ञात करना, किस विधि से ज्ञात करना हम सीख रहे थे, तो ग्राफीय विधि, कि हम उसका गणितीय निरूपण कर रहे थे, और जहां पे वो प्रतिच्छेद करेंगे वही उसका हल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफीय निरूपण से इसका हल करेंगे। तो जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा ना, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष मानों का। तो यहाँ करेंगे, हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 के लिए, ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए टेबल बनाएंगे, ऊपर x और नीचे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, यहाँ से समीकरण के लिए y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y को हम इधर लेके चले जाते हैं तो y प्लस मिल जाएगा, तो इधर आएगा x और माइनस 4, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x माइनस 4। कोई दिक्कत। आप देखिए x का वैल्यू अब लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या ले, हमने लिया 0, तो y का वैल्यू -4। यदि अब हमने ले लिया x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू ले लिया 2, तो y का वैल्यू -2। कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, ठीक,
उसी तरीके से टेबल बनाएंगे। चलिए ऊपर x और नीचे y, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ से, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स मिलेगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, यही मिलेगा ना। देखो यहाँ पे y है, x को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स मिलेगा। तो चलिए x का वैल्यू हम क्या लें, अब यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा आंकड़ा इस तरीके से लेना होगा कि ग्राफ आसानी से बन जाए, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको 2 का यूनिट लेना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि 2 है, -2 है, 4 है, -4 है ना, 0 है, तो हमको 2 का यूनिट लेना पड़ेगा, ले सकते हैं, है ना। एक यूनिट, एक स्क्वायर को कितना लेंगे, 2 यूनिट। तो यहाँ पे यदि हम मान लेते 0 लेते हैं तो इधर आएगा कितना 36, जो कि थोड़ा ग्राफ हमको लंबा हो जाएगा, हम चाहेंगे छोटा होने के लिए, तो एक्स का वैल्यू क्या लेने ताकि ईजी हो। तो चलिए हम एक्स का वैल्यू ऐसा लेते हैं कि 2 का यूनिट ले तो थोड़ा लंबा ना हो, तो चलिए हम लेते हैं 16 ले लिए, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, कोई दिक्कत। अब चलिए हम क्या ले लें, एक्स का वैल्यू कितना ले लें, जो भी चाहेगा 20 ले लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, ये होगा। एक्स का वैल्यू ले लेते हैं हम कितना, कितना ले लेते 30 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अब लेते हैं 24 है ना, 12 तक जाएगा, 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आएगा, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ये क्या होगा जी, इधर ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, इधर वाई वाई डैश होगा। यहाँ पे 0 के बाद 2 यूनिट का ले रहे हैं, है ना। तो ये 2 4 6 8 10 12 है ना, अभी भी थोड़ा बड़ा जा रहा है ना। 24 से थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, है ना, 24 की जगह हम दूसरा लेते हैं, 18 ले ले, 18 ले लेते हैं, 18 लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 होगा ना, चलो अब ठीक रहेगा, है ना। 12 अभी भी थोड़ा लंबाई जा रहा है, 14 16 18 रहने देते हैं, एक्स का वैल्यू 20 तक है, 20 तक है। तो चलिए एक और लेते हैं, 18 के बाद 20 हो गया, है ना। अब इधर देखिए वाई का वैल्यू भी 20 तक गया है ना। 4 का ले लें यूनिट, यदि 4 का लेंगे तो 4 का मल्टीपल होगा वो तो एग्जैक्ट आएगा, जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा वो बीच में आएगा, हो सकता है ना। 4 का यूनिट भी ले सकते हैं क्योंकि बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो चलो एक यूनिट यदि हम 4 का लेंगे तो ये 4, ये कितना 8, ये 12, ये 16, ये 20 24 28 32 फिर 36 40 रहने देते हैं, उतना की जरूरत भी नहीं। अब इधर देखते 4 8 12 16 20 24 रहने देते हैं। इधर लेंगे तो माइनस में 4 -8 -12 -16 -20 रहने देते हैं। इधर आएगा तो माइनस में 4 माइनस में 8 -12 -16 -20 रहने देते हैं। अब देखिए एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू कितना जी, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू -4, तो एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू कहाँ -4, किधर -4, ओके। तो चलो एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू -4 यहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है ना। अब देखिए एक्स का वैल्यू 4 तो वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 4 तो वाई का वैल्यू यहाँ पे आएगा। फिर देखो एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू -2, एक्स का वैल्यू 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कुछ आएगा ना, और -2 रुको, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -2, तो कहाँ पे इधर आएगा, है ना, इसके बीच में, और इधर इसके बीच में आएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए समीकरण 2 के, ये समीकरण 1 के लिए हो गया, ये बिंदु मिल गया, है ना। अब इसका क्या करेंगे हम, ग्राफ खींचेंगे, तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे, तो ये मिलाएंगे तो देख ही रहे हैं आप क्या मिल रहा है, एक सरल रेखा मिल रहा है। तो ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफीय निरूपण। अब देखिए समीकरण 2 के, एक्स का वैल्यू कितना है 16, एक्स का वैल्यू 16, तो वाई का वैल्यू कितना है 20, एक्स का वैल्यू 16 यहाँ पे, वाई का वैल्यू कितना है 20, एक्स का वैल्यू 16 वाई का वैल्यू 20 कहीं यहाँ पे होगा, आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक यहाँ पे होगा। अब देखिए एक्स का वैल्यू 20 तो वाई का वैल्यू कितना 16, एक्स का वैल्यू 20 तो वाई का वैल्यू 16 कहीं पे यहाँ पे आएगा, ठीक। अब देखिए एक्स का वैल्यू 18 तो वाई का वैल्यू 18, एक्स का वैल्यू 18 कहाँ पे होगा 16 और 20 के बीच में, और वाई का वैल्यू 18 कहाँ होगा यहाँ पे 16 और 20 के बीच में, तो यहाँ पे कहीं आएगा, आएगा ना। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो हमको 3 बिंदु मिल कुछ, है ना। अब इसको भी जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये गुजरेगा, गुजरेगा ना।
अब देखो ये कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है प्रतिच्छेद, जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा आपके बड़ा ग्राफ में जो है एग्जैक्ट दिखेगा किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वहां पे इसका कुछ इस पॉइंट का कोई ना कोई क्या होगा, नियामक होगा, एक्स नियामक और वाई नियामक। तो जिस नियामक पे ये कटेगा तो एक्स इज इक्वल टू उतना हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना। और यहाँ हमारा हो गया सोल्यूशन। समझ में आया, समझ में आया, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, है ना। ग्राफ पे अभी खींचिए, पता चल जाएगा तुरंत। बीस पे 16 पे काट रहे हैं, लिख दें। तो देखिए ये जब प्रतिच्छेद करेगा तो कहाँ 20 और 16 पे प्रतिच्छेद करेगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे यदि x का वैल्यू 20 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 16। समीकरण 1 में x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू कितना आएगा 16 आएगा ना। और इसमें यदि x का वैल्यू हमने 20 रखा है तो y का वैल्यू कितना आया 16। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये यहीं पे प्रतिच्छेद करेगा कहाँ x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू कितना 20। तो x का वैल्यू कितना हमको मिल जाएगा 16 और y का वैल्यू x का वैल्यू 20 मिलेगा ना, x का वैल्यू 20 रखे थे, है ना, और y का 16 आएगा तब। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। अब चूंकि ये विमाएं हैं, क्या जी विमाएं हैं और मीटर में दिया है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर और y इज इक्वल टू 16 मीटर। x क्या है तो लंबाई है आयताकार बाकी, और y क्या है तो आयताकार बाकी चौड़ाई। और नंबर 6 देखिए, नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। आपको एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर पहला प्रतिच्छेद करती रेखा हो, फिर से दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा समपाती रेखाएं हो। तो बिल्कुल सिंपल है क्या जी। तो नंबर 6 में आपको दिया गया है ना, तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे जी, दिया गया है क्या दिया गया है जी 2x क्या है बोलो 2x प्लस 3y माइनस इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हुआ है ना। हमको एक समीकरण ही दिया है, अब कह रहा है कि आपको अब दूसरा समीकरण युग्म देना है। अब आपको दूसरा समीकरण युग्म देना है कि पहला कंडीशन ये है कि ऐसा क्या हो जाए जी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, कि दोनों युग्म जो बने एक दूसरे को क्या करे प्रतिच्छेद करे। तो ये बताइए प्रतिच्छेद कब करती थी, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब जब हम ऐसा समीकरण युग्म लेंगे कि उसमें a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर नहीं है, तो इसमें पहला लेना है। पहला दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम कैसा लेंगे, एक तो आपको दिया है ना, तो लिख देंगे एक 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया है ना। अब दूसरा समीकरण में क्या लेंगे, जिसके लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, तो हम क्या ले सकते हैं 4x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो तो a1/a2 करेंगे तो 2 कितना 4 आएगा, और b1/b2 करेंगे तो क्या आएगा 3/5। क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल है ना, बराबर नहीं है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएगा ना। तो पहला नंबर का सोल्यूशन हो गया है ना, समझ गए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है जी समांतर रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं। तो इसके लिए क्या होगा, तो जो समीकरण दिया है आप लिखिए पहले उसको 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा हमको लेना है समीकरण समांतर हो, समांतर रेखाएं। इसके लिए क्या होना चाहिए जी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना। तो a1/a2 तो ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4x प्लस 6y है ना माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है, देखिए यहाँ a1/a2 2/4 मतलब कि 1/2 और फिर 3/6 का मतलब कि 1/2 बराबर है, लेकिन माइनस 8/-5 क्या मिलेगा 8/5 बराबर नहीं है।
तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। तो इसका ये सोल्यूशन हो गया है ना, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है ना, ये इसका आंसर हो गया। फिर नंबर 3 क्या कर रहा है जी, संपाती रेखाएं, क्या हो, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। तो इसमें तो बिल्कुल आसान है, संपाती रेखाएं कौन होती है जी, तो जब समीकरण युग्म क्या है, तुल्य समीकरण युग्म होते हैं, जब एक दूसरे के क्या होते हैं जी, तुल्य। तुल्य कब होते हैं, जब एक समीकरण में बस हम किसी नियत संख्या से गुना कर दे। तो जो समीकरण दिया है हमको, क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब इसी समीकरण में आप किसी भी नंबर से आप गुना कर दीजिए, चाहे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, है ना। तो कितना से कर दे, 2 से, तो चलिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y माइनस कितना 16 इज इक्वल टू 0। अब आप देख भी सकते हैं, यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, सॉरी a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियो निकालिएगा, तो इसमें क्या होगा, तीनों बराबर लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। आपको समीकरण इसमें दे दिया है, कुछ करना नहीं है, बस ग्राफ खींचना। क्या करना है, ग्राफ खींचिए। फिर x अक्ष क्या कर रहा है जी, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब समझना है, अब देखिए, तो लिख देंगे समीकरण दिया गया है, जो दिया गया है। पहला समीकरण क्या है जी, x माइनस वाई फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या दिया गया, 3x प्लस 2y प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 2। ठीक, तो जिस तरीके से ग्राफीय निरूपण करते थे उसके लिए पहले अब टेबल बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, इधर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 के लिए टेबल बनाइए, ऊपर x और नीचे y, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1, क्या मिल जाएगा, x प्लस 1, y जाएगा इधर तो y पॉजिटिव हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1, है ना। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 रहने दिए, तो y इधर चला गया, तो माइनस वाई प्लस वाई हो गया कि नहीं, तो हम ये भी तो देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 1, है ना। समीकरण के लिए हो गया, तो x का वैल्यू हम क्या लें, 0, तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू हम क्या ले लें 5, तो y का वैल्यू 6, है ना। ओ सॉरी, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 1, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 6। यदि x का वैल्यू लेते हैं हम, क्या ले लें -1, चलो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0, ये आएगा। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए क्या ले जी, टेबल बनाइए, ऊपर x और नीचे y, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको आप सॉल्व कीजिए थोड़ा, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, हमको y निकालना है तो x को उधर ले जाते हैं, तो मिलेगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, यही मिलेगा। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा ना, लिख देते हैं 12 माइनस 3x बाई 2। अब चलिए x का वैल्यू हम लेते हैं 0, x का वैल्यू क्या ले ले, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो रह जाएगा 12 बाई 2, 12 बाई 2, तो क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। यदि x का वैल्यू हम लेते हैं 2, x का वैल्यू कितना ले ले 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो 12 में से 6 गया 6 बट्टा 2, तो कितना मिल जाएगा 3। यदि x का वैल्यू ले लेते हैं -2, कितना, x का वैल्यू -2, तो क्या मिल जाएगा हमको, या फिर चलो x का वैल्यू हम ले लेते हैं, इधर प्लस में है ना 4 ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या ले ले, x का वैल्यू 4, तो 3 चौका 12 और -12 कितना हो जाएगा 0/2, तो 0, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब इसका हम क्या करेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि ग्राफ ही खींचना है इसका, तो ग्राफ खींचिए। तो पहले ये बताइए आप कि हम यहाँ पे यूनिट कितना का लेंगे,
यूनिट हमको कितना का लेना चाहिए। अब देखिए इधर 2 का 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है ना। तो हम 1 का ले सकते हैं आसानी से, इतना बड़ा भी डिजिट नहीं है, 6 तक ही गया है, 1 का ले सकते हैं आसानी से, है ना। तो चलिए यहाँ पर तो 0, इधर 1 है ना, इधर 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, इधर भी माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 रन करते हैं। चलिए -6 भी लेते हैं, -6। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचना है। तो चलिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x 0 तो y 1, यहाँ पे मिला है ना। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। अब x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू कितना जी 6, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 6, यहाँ पे आएगा कहीं, है ना। ठीक है, हम रफ स्केच बना रहे हैं, आपके ग्राफ में एग्जैक्ट, है ना। अब देखिए फिर कितना है, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0, मतलब कि यहीं पे कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो देखो आप एक सरल रेखा मिलेगा, क्या मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा, है ना। मिला सरल रेखा, ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ। अब समीकरण 2 के लिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, यहाँ पे x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना 3, कहीं यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक, कोई बात नहीं, आपके ग्राफ में एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, है ना। हम यहाँ पे रफ स्केच बना रहे हैं। अब देखिए x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3 मिल गया। अब x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू कितना 0, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, यहाँ पे आया, है ना। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0 यहाँ पे, और एक पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, है ना। थोड़ा ये इक्वल नहीं मिला है ना। देखो ये थोड़ा छोटा है, इधर थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, है ना। इसीलिए जो ये लाइन जो है आपको दिख रहा है कि एक में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आपको एक ही लाइन में मिलेगा, ध्यान रखें। यहाँ पे इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने तो मेजर नहीं किया है, एकदम बराबर बराबर मिले, समझ है ना। तो ये जो 3 पॉइंट मिले हैं, 3 पॉइंट जो मिले हैं, है ना, ये एक ही लाइन में मिलेंगे, ध्यान रखिए। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू जो 3 आएगा, बिल्कुल इसी लाइन में आएगा, है ना। हाँ, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा जी, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा, है ना। जहां पे करेगा, है ना, जहां पे करेगा वही क्या हो जाएगा, इसका वही क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक्स अक्ष, ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक्स अक्ष ये है ना, ये और ये ग्राफ ये रहे, तो एक्स अक्ष और इस ग्राफ से कौन सा, ये वाला ट्रायंगल बना है ना, जिसका एक शीर्ष यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है ना। ये इसके क्या शीर्ष हो गए। अब इसका नियामक बताना है आपको, तो यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में कि यहाँ पे कहाँ पे कटा है, तो कुछ होगा ना, जैसे मान लेते हैं हम इसको x1 y1 आएगा ग्राफ में आपका, जहां पर भी कटेगा किसी ना किसी पॉइंट पे कटेगा, तो इसका नियामक हो जाएगा, मान लेते हैं हम x1 y1, जो भी आएगा आपके ग्राफ में पता चलेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है इसीलिए नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे आएगा मान लेते हैं हम x2 y2, और इसका क्या हो जाएगा x3 y3, है ना। मतलब आप में कोई अंक आएगा, कोई वैल्यू आएगा इसका, है ना। तो लिख लेंगे इस तरीके से, जहां पे प्रतिच्छेद करेगा, इसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है कितना प्रतिच्छेद किया है, x का वैल्यू कितना है जी 4 और y का वैल्यू कितना है 0, तो ये कहाँ पे है, यहीं से गुजर रहा है ना। x का वैल्यू 4 होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो ये -1 और कितना है जी -1 और क्या है 0, तो ये हो गया। और ये वाला जो कटेगा ना, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं हुआ है ना, जो भी हो जहाँ पे कटेगा वो ये पॉइंट हो जाएगा। आप अपने ग्राफ पे देखिए, ये दो तो फिक्स है यहीं पे कटेंगे, है ना। हाँ, आंसर में कितना दिया 2 और 3, इसका मतलब कि ये 2 और 3 पे कटेगा, है ना। यहाँ पे कटेगा 2 और 3 पे, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना, समझ में आया। ग्राफ में कीजिए, अभी आपको पता चलेगा, इसको नोट। हाँ, अब देखिए इसमें एक और चीज लिखा है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुजाकार पटल मिला, अब इसको क्या करना जी, छायांकित भी करना है आपको, क्या करना है, छायांकित कीजिए। तो छायांकित कर दीजिए इसको, इस तरीके से आप लाइन खींच दीजिए, है ना, ये छायांकित हो जाएगा, हो गया छायांकित। यही है त्रिभुजाकार पार, जिससे ये ग्राफ एक्स अक्ष और इस ग्राफीय निरूपण से त्रिभुज बना हुआ। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जल्दी से ग्राफ में करके हमको दिखाइए, नोट कीजिए इसको। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 समाप्त।